नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है 26 अगस्त 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। अभी जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स का विस्तार हुआ है। तो ब्रिक्स जो हैं इसमें जैसे कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स की बात करूं, ब्रिक्स में फिलहाल 11 मेंबर्स हो गए हैं और ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हैं पहले से ही। अभी पहले ये ब्रिक था BRIC, बाद में साउथ अफ्रीका को ऐड करने पे ये ब्रिक्स हो गया था। तो फिलहाल जो इसमें मेंबर्स हैं ये 5 हैं, लेकिन अब इसमें सऊदी अरब, उसके बाद फिर UAE हो गया, ईरान हो गया, इथियोपिया, अर्जेंटीना, मिस्र, ये सब इसके मेंबर बन चुके हैं अब। इन्हें 1 जनवरी 2024 से इनको ऑफिशियली मेंबरशिप मिल जाएगी। तो ये सब फाइनली ये सदस्य हो गए हैं। तो कहने का मतलब एक तरह से किस प्रकार से कंक्रीट अलायंस यानी कि ठोस गठबंधन हुआ है। ब्रिक्स जो है इसे एक्सपेंशन मिला है, विस्तार मिला है, कुछ नए पर्पस इसे मिले हैं, कुछ नए विस्तार के साथ डेफिनेटली उद्देश्य भी मिलते हैं, वो मिले हैं। लेकिन इसके सामने कुछ कंट्राडिक्शन भी हैं। कहा जा रहा है कि ब्रिक्स को अमेरिका के सामने, अमेरिका वाला जो गठबंधन है, G7 है या फिर G20 है, जिसमें पश्चिमी देशों का थोड़ा दबदबा है, उसको चुनौती देने के लिए ब्रिक्स को खड़ा किया गया है। तो भारत क्या है, भारत यहाँ पर एक तरह से इसमें इस समूह में भी शामिल है और अमेरिका के साथ भी भारत है। तो यहाँ पे कहीं चीन इस समूह का भी एक तरह से यूज अमेरिका के खिलाफ ना करे, क्योंकि चीन भी इसमें है और चीन की भी काफ़ी खासी इच्छा थी कि इसमें बाकी मेंबर्स को भी ऐड करें, हम इसे पश्चिमी देशों के मुकाबले के तौर पे एक गठबंधन के रूप में खड़ा करें। हालांकि भारत इससे इनकार भी नहीं कर सकता। भारत के सामने वही मजबूरी है कि खासकर जो नए 6 देश इसमें ज्वाइन हुए हैं, 5-6 देश, वो सब इसके काफ़ी क्लोज हैं। तो स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE। भारत के काफ़ी ऐसे अच्छे संबंध हैं इनके साथ। तो भारत इन सबको एंट्री से इनकार भी नहीं कर सकता था। आगे बढ़ते हैं, पूरा एनालिसिस यहाँ पे मिलेगा कि आखिर ब्रिक्स के नए पर्पस क्या होंगे और क्या क्या बातें होंगी। If there was any doubt about the relevance of BRICS grouping, Brazil, Russia, India, China, South Africa, which held its 15th summit in Johannesburg this week, the massive global interest in its outcome should have put those to the rest. यहाँ पर आप देखें कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका यानी ब्रिक्स, इन देशों का समूह ब्रिक्स, जिसका 15वां सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? जोहानसबर्ग में हुआ, जो कि अफ्रीका में है, आप सभी को पता ही होगा। तो इसमें इसका जो इसकी जो एक तरह से शिखर सम्मेलन हुआ, तो इसकी प्रासंगिकता को लेकर अगर कोई डाउट था, तो इसके नतीजों में जो एक तरह से वैश्विक आबादी है, विश्व बिरादरी जो है, उसकी काफ़ी रुचि थी। अब वो रुचि खत्म हो गई है, क्योंकि काफ़ी एक तरह से एक तरह ये संभावना बन रही थी कि नए मेंबर्स ऐड होंगे। फाइनली ये ऐड हो गए हैं। एवर सिंस द ग्रुपिंग सेट अप एज अ कोलिशन of emerging economies said last year that it was open to new members. As many as 40 countries from the global south have evinced interest in the joining, with at least 22 formal application. अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं का गठबंधन उसके रूप में स्थापित हुआ था ये समूह। इसमें पिछले साल इसमें ऐलान हुआ कि इसके दरवाजे जो हैं, इसके डोर जो हैं, इसमें नए सदस्यों के लिए खुलेंगे, नए मेंबर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। इसमें कम से कम 22 फॉर्मल एप्लीकेशन आए, औपचारिक आवेदन आए कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। और ग्लोबल साउथ के 40 देशों ने इसमें रुचि दिखाई, 40 कंट्रीज ने इसमें क्या की, रुचि दिखाई। द डिसीजन टू मोर देन डबल इट्स मेंबरशिप ओवरनाइट फ्रॉम 5 to 11 by inducting 4 major Middle Eastern players, Egypt, Iran, Saudi Arabia and UAE, as well as Ethiopia and Argentina from Africa and South America respectively, is significant. अब नए मेंबर को ऐड करने में क्या महत्वपूर्ण है, हम वो समझेंगे। निर्णय ये लिया गया कि इसके मेंबरशिप को लगभग डबल कर देना। 5 से कहाँ, अब 11 हो गए। पहले 5 हुआ करते थे, अब 11 हो गए नए सदस्यों को ऐड करके। तो इसमें क्या किया गया, 4 जो मुख्य देश हैं मिडिल ईस्ट से, मध्य पूर्व से, यानी मिस्र हो गया, ईरान, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब और UAE, संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद इथियोपिया और अर्जेंटीना, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका से हैं, दक्षिण अमेरिका से हैं। इन सबको ऐड करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इथियोपिया अफ्रीका से है और अर्जेंटीना साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से है। द एंथुइज्म इज ऑब्वियस।
अब देखो उत्साह जो है, जिज्ञासा बिल्कुल स्पष्ट होती है, क्योंकि हर एक क्षेत्र से, हर एक जगह से देश इसमें ऐड हुए हैं। कोई मध्य पूर्व से ऐड हुआ है कुछ देश, तो कुछ अफ्रीका से, तो कुछ फिर अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से। ब्रिक्स ने देखें तो एक तरह से काफ़ी, एक तरह इसमें ब्रिक्स कहा गया, हाँ देखें आप, ब्रिक्स हैज weathered several storms and is today seen, if not as any alternative, as a counter narrative created to the Western-led G7 club on diverse issues, from climate change commitments and UN reform to its rejection of unilateral Western sanctions against Iran, Russia, and Venezuela. अगर आप देखें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स को डेफिनेटली कई स्टॉर्म का सामना करना पड़ा है ब्रिक्स को। तो और आज आप इसे देखें कि अगर किसी विकल्प के रूप में नहीं, लेकिन जलवायु परिवर्तन से जो जुड़ी कमिटमेंट्स हैं, या संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात है, साथ ही ईरान, रूस और वेनेजुएला के खिलाफ जो एक तरफा जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगाए गए उसको खारिज करने जैसे कई मुद्दों पर पश्चिमी जो अगुवाई वाला, पश्चिमी देशों वाला जो G7 क्लब है, उसको जवाबी नज़रिए के तौर पे देखा जाता है, उसके जवाबी गठबंधन के तौर पे देखा जाता है ब्रिक्स को। अगर आप बात करें, ये G7 के बिल्कुल इसको चैलेंजिंग, G7 को चैलेंज देने के तौर पे देखा जाता है। बाय ऑल्सो क्रिएटिंग द न्यू डेवलपमेंट टू जस्ट फंडेड नियरली 100 प्रोजेक्ट्स सो फार। अब देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी, जिसने करीब 100 परियोजनाओं को फंड प्रदान किया है, वित्त पोषण किया है। इंस्टीट्यूटिंग अ कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, द ब्रिक्स कंट्रीज हैव ऑल्सो शोन द एबिलिटी टू वर्क ऑन प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स। और इसमें न्यू जो डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना करके, जिससे कि 100 परियोजनाओं का वित्त पोषण हुआ है, साथ ही आकस्मिक रिजर्व अरेंजमेंट की सुविधा इसने प्रदान की है ब्रिक्स कंट्रीज ने, और दूसरे संस्थागत मैकेनिज्म दिए हैं इन ब्रिक्स कंट्रीज ने, ब्रिक्स देशों ने। तो ब्रिक्स देशों ने दिखाया है कि उनकी क्षमता है, वो प्रैक्टिकल जो इनिशिएटिव्स हैं, जो व्यावहारिक जो पहले हैं, उसमें वो काम कर सकते हैं, इसने दिखाया है ये। और हालाँकि अगर आप देखें, ये समूह जो है, यानी ये जो ब्रिक्स जो है, अपनी जो एसेट है, संपत्ति के हिसाब से G7 की बराबरी नहीं करता है, अगर नहीं वेल्थ के हिसाब से बात करें तो। लेकिन इट डज नाउ राइवल इट्स शेयर ऑफ द जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी, लेकिन ये ग्लोबल जीडीपी के मामले में प्रतिद्वंदी बनता है G7 का, approximately 30% each, and represents a more equitable representation across 40% of the world population to the G7 countries that make up just 10%. यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में देखें तो इसकी जो हिस्सेदारी है लगभग 30% तक है, उसका इसके हिसाब से कम्पिटिटर है ये। अगर बात करें G7 के हिसाब से बात करें, तो दुनिया की जो 40% आबादी है उसके अपेक्षाकृत अधिक न्यायसंगत रिप्रेजेंटेशन को ये दिखाता है। G7 देश जो हैं वो दुनिया की महज 10% आबादी इसमें है। अगर ये ब्रिक्स की बात करें तो 40% आबादी दुनिया की रहती है इसमें, और G7 में केवल 10%। Once the new members join, 6 of 10 of the biggest global oil suppliers would be BRICS countries, giving BRICS new हेप्ट इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। साथ ही अगर देखें नए मेंबर जो ज्वाइन कर रहे हैं उसमें 10 में से 6 जो हैं वो सबसे, यानी बिगेस्ट ग्लोबल ऑयल सप्लायर्स हैं, वैश्विक स्तर पर बड़े तेल निर्यातक हैं। वो जो ब्रिक्स में ज्वाइन करेंगे, इससे क्या मिलेगा, ब्रिक्स को नई ऊंचाई मिलेगी एनर्जी के क्षेत्र में, यानी ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाई मिलेगी। While the battle of proving its region territory may have been substantially won, the BRICS countries still fall short in showing a coherence of purpose and are still mired by inner contradictions. हालांकि औचित्य साबित करने की लड़ाई जो है ब्रिक्स की और काफ़ी आगे गई है, लेकिन जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं अभी भी अपने उद्देश्य के प्रति बैलेंस बनाने में पीछे हैं, साथ ही नहीं आते हैं। उनमें कई में आंतरिक विरोधाभास भी हैं। भारत जो है और चीन जो है, आप सभी को पता है भारत और चीन की जो स्थिति जो है, नो डाउट उसने ग्रुपिंग को डाउन किया है, इस समूह के विस्तार को, इस समूह की वृद्धि को कम किया है। एंड द इंडक्शन ऑफ आर्क राइवल्स Iran and Saudi Arabia (UAE), despite their recent deterrent,
कुड वेल क्रिएट सिमिलर इन्फ्लुएंसेज फॉर द ग्रुप इन द फ्यूचर। साथ ही जो राइवल्स जो हैं ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, ये सब है, इस सब को ऐड करने से जो प्रतिद्वंदी भी साथ आ गए हैं ग्रुप में, उससे ऐसी ही परिस्थिति आगे भी बनेगी इस समूह के लिए, भविष्य में भी बनेगी, जैसे चीन और भारत के मामले में बनती आ रही है। जैसे कि चीन भारत के सामने कई क्षेत्रों में अड़ंगा लगाता है, भारत भी उसकी पहलों को डेफिनेटली पसंद नहीं करता है। तो इससे समूह की जो प्रासंगिकता है या विकास है, इस पर असर तो पड़ता ही है। In addition, any overtly political anti-Western stance by BRICS will make India and other countries in the grouping who walk a tightrope between the global powers, including Egypt and UAE, Saudi Arabia and Brazil, uncomfortable. अब देखो, अगर मान लो ये समूह अगर वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न जो पश्चिमी रुख हैं उसके विरोध में गया, अगर ये ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स अगर उसके विरोध में जाता है तो क्या होगा, भारत और जो दूसरे देश हैं इस समूह में, उनके सामने विषम परिस्थिति आ जाएगी। वो बिल्कुल असहज फील करेंगे, क्योंकि अमेरिका के अगेंस्ट वो जा नहीं सकते, पश्चिमी देशों के अगेंस्ट जा नहीं सकते। जैसे कि इजिप्ट है, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ब्राज़ील है, इनको अनकम्फर्टेबल होगा ही। ये अपने आप को बैलेंस करने में इन्हें परेशानी होगी। रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन टू हैज कॉज्ड अनइजीनेस। रूस ने से यूक्रेन पर आक्रमण किया है, उससे भी कुछ समस्या देखी गई है। कई देश अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, सही से उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड ब्रिक्स मेंबर्स डिड नॉट वोट एज अ ब्लॉक ऑन एनी ऑफ द यूएन वोट्स, नॉर डिड एनी ऑफ द अदर मेंबर्स सपोर्ट रशियाज एक्शंस। और ब्रिक्स के मेंबर हैं, उन्होंने कभी भी यूएन के किसी इस मतलब इसी मामले पर वोट नहीं किया। वोट जो मतदान हुआ था, नहीं किसी मेंबर ने रूस के एक्शन को सपोर्ट किया, तटस्थ रहना ही समझा। एवं ऑल एनी अटेम्प्ट्स बाय चाइना, इस सब से हटकर जो चीन का किसी भी प्रकार का एक तरह से रुख है या प्रयास है, अटेम्प्ट है to overpower the group with its strategic or economic vision will require a firm pushback if the foundational idea of BRICS to assert the strategic autonomy of its member is to be followed। अगर चीन इसको चाहता है कि हम ग्रुप पे पूरा एक तरह से अपना प्रभुत्व हासिल कर लें, चाहे अपनी रणनीतिक क्षमता के तौर पर हो या अपनी आर्थिक क्षमता के तौर पर हो, तो वो भी एक समस्या यहाँ पे है। क्योंकि अगर आप देखें कि जो फाउंडेशनल आइडिया है ब्रिक्स का, वो क्या है, वो है कि हर एक सदस्यों की फाउंडेशनल आइडिया मतलब आधारभूत जो एक तरह से विचार है ब्रिक्स का, वो ये है कि सही सभी सदस्यों की जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो स्वतंत्र है, उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन अगर चीन अगर अपनी यहाँ पर महत्वाकांक्षा को थोपना चाहेगा, ग्रुप को हथियाना चाहेगा, चाहे रणनीतिक तौर पर या आर्थिक के शक्ति के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, तो भी एक चैलेंज बनता है ग्रुप के सामने। Eventually, it is the promise of the say of shared prosperity and a more democratic model of global governance that attracts so many in the global south to the grouping and will provide the mortar for an expanded lineup of BRICS countries। इवेंचुअली बात यह है कि एक तरह से जो शेयर प्रोस्पेरिटी है, साझी समृद्धि की भावना है, उसके जो वादे हैं, और ग्लोबल जो गवर्नेंस है, वैश्विक शासन का अधिक डेमोक्रेटिक मॉडल यानी कि लोकतांत्रिक स्वरूप इस समूह के भीतर है, जिसके कारण इस समूह के प्रति वैश्विक दक्षिण के देशों का आकर्षण हुआ है। वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ के तहत वे देश आते हैं जो विकासशील हैं, एशिया वगैरह के देश हैं, और जो विकासशील अवस्था में हैं तो वो ग्लोबल साउथ के तहत आते हैं। तो ग्लोबल साउथ के देशों का जो रुझान इस ग्रुप की ओर हुआ है, क्योंकि इस ग्रुप में लोकतांत्रिक स्वरूप है, साझी समृद्धि की बात है, इसलिए इसलिए जो कंट्रीज हैं इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और एक तरह से ये क्या करेगा, ब्रिक्स कंट्रीज को आगे बढ़ने के लिए एक आधार प्रदान करेगा, ये व्यवस्था जो यहाँ पर है, और सभी देश जो है साझी विरासत, साझी समृद्धि के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के सेशन में हमने चर्चा की कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स क्या है, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, क्या चैलेंजेस हैं इसके सामने, नए मेंबर्स जो आए हैं तो पर्पस क्या नए बनते हैं, और क्या क्या देखने को मिलेंगे, पूरी बातें हमने डिस्कस की वर्ड बाय वर्ड। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।